हेलो फ्रेंड, संविधान निर्माण के अपने तीसरे वीडियो में मैं आज आपसे चर्चा करने चल रहा हूं कि भारत का जो संविधान निर्मित हुआ उस समय प्रमुख व्यक्ति कौन थे जिनकी बड़ी भूमिका थी संविधान निर्माण में, और प्रमुख मुद्दे क्या थे जो सदन में बहुचर्चित रहे। इससे पहले मैंने आपको संविधान निर्माण के समय में बताया था कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे गतिशील हुई, संविधान सभा का गठन, और बहुत से तथ्यों को मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आइए हम इस बात की शुरुआत करते हैं कि सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन थे जो संविधान को बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। जरा इसे थोड़ा सा हम पीछे से लेते हैं। 31 अक्टूबर 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा के वो सदस्य जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से थे वो पाकिस्तान संविधान सभा में चले गए, तो भारत के संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा रह गई उसमें 299 मेंबर्स रह गए, और इन 299 में 229 ये विभिन्न राज्यों से चुने हुए थे और 70 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 70 लोग देसी रियासतों से थे और ये विभिन्न दलों से थे। तो कुल मिलाकर के 299 लोगों ने संविधान बनाना चालू किया। जब संविधान बन रहा था तो सदन के अंदर इनकी प्रत्यक्ष भूमिका होती थी, लेकिन संविधान बनाने में कुछ और लोग भी थे जिनकी अप्रत्यक्ष भूमिका होती थी। होता क्या था, संविधान निर्माण के दौरान जब सदन में किसी मुद्दे पर चर्चा होती थी तो उसकी सूचना समाचार पत्रों में छपती थी, और समाचार पत्रों को पढ़ करके लोग अपनी राय भी देते थे। तो जनमत से भी संविधान निर्माण के दौरान जो चर्चा पर चर्चा होती थी वो प्रभावित होती थी। तो जनमत जो था वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं चर्चा में शामिल होता था। अखबारों में निकलने वाली न्यूज, उन पर लोगों की प्रतिक्रिया, कुछ लोग अपने सुझाव संविधान सभा को देते थे। ये सारी चीजें सदन में संविधान निर्माण के दौरान इनकॉर्पोरेट की जाती थी। तो अप्रत्यक्ष लोग भी संविधान में कहीं ना कहीं अपने व्यूज, अपना योगदान दे रहे थे। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि वो कौन से लोग थे जो की पर्सन थे। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले, चूंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते इनका काम था संविधान सभा के कार्यवाही को सही ढंग से संचालित करना, सदन में सभी लोगों को बोलने का अवसर देना, सदन की कार्यवाही को सुसंचालित करना, सभी को अवसर देना, कार्यवाही सही ढंग से सही दिशा में चले, ये काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी संविधान की शक्ति समिति के, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ये कमेटियां थी, तो इन कमेटियों के चेयरमैन के नाते भी पंडित नेहरू की भूमिका थी। साथ ही साथ झंडा समिति, जिसमें झंडे का प्रारूप, इसका डिजाइन करना पंडित नेहरू का काम था। उद्देश्य प्रस्ताव, जो संविधान का अंग है, लेकिन संविधान का अंग होते हुए भी ये न्याय योग्य नहीं है, तो उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया पंडित नेहरू ने। झंडे के प्रारूप का डिजाइन इन्होंने तैयार किया कि 3 रंग होंगे, बीच में चक्र होगा, लंबाई चौड़ाई क्या होगी, कौन कौन से कलर होंगे, केसरिया, हरा और सफ़ेद। और पंडित नेहरू जी संविधान की संघ समिति और सत्य समिति के भी अध्यक्ष थे। तो इस तरह से इनकी भूमिका थी। इसके बाद तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान जब बन रहा था तो कई समितियां बनाई गई थी। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी में यद्यपि विचार में तालमेल नहीं था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की योग्यता की वजह से गांधी जी ने उनको विधि मंत्री के रूप में जो है रखा कैबिनेट में, और विधि मंत्री जब संविधान बनने लगा तो ये प्रारूप समिति के चेयरमैन हुए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का काम था जो संविधान में प्रस्ताव होते थे उन प्रस्तावों का प्रारूप उसको निर्धारित करना, ये उस प्रारूप को निर्धारित करते थे। और इस काम में इनके साथ 6 और लोगों का भी योगदान था। 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, इसके साथ और ऐसे बहुत विद्वान विधिवेत्ता इनका साथ दे रहे थे, और ये सब लोग मिलकर के संविधान के प्रस्तावित प्रारूपों को अंतिम रूप देते थे। कौन कौन थे उसको भी समझ लीजिए। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये वकील थे और मद्रास से आते थे। के मुंशी, ये भी वकील थे और गुजरात से थे। पाल स्वामी आयंगर, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे जो डॉक्टर अम्बेडकर को सहायता देते थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला चौथे सदस्य थे। 5वें सदस्य थे बी एल मित्तर। बी एल मित्तर कुछ दिनों के बाद प्रारूप समिति से हट गए और इनकी जगह पर एन माधवराव आ गए। और 6ठे सदस्य थे डीपी खेतान। लेकिन 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी। संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान कौन कौन दे रहे थे देख लीजिए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, दोनों बहुत ही पहुंचे हुए वकील थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, इनकी जगह पर बाद में एन माधवराव ने काम किया। डीपी खेतान की जगह पर टी कृष्णामाचारी ने अपना योगदान दिया। तो इस तरह प्रारूप समिति के इन सदस्यों की बड़ी महती भूमिका थी। नेक्स्ट, चौथा स्थान के एम मुंशी, जो वकील के रूप में काम कर रहे थे। 5वां अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये प्रारूप समिति में भी योगदान देते थे और अपना स्वतंत्र योगदान भी। 6ठे वी एन राव, ये केंद्रीय सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। कई देशों के संविधान के मसौदों का प्रारूप इन्होंने अध्ययन कर रखा था। बहुत सी ऐसी चर्चा के लिए प्रपत्रों का तैयार करना, ये सारा काम बी एन राव था। ये सारा काम बी एन राव का था। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में अपना योगदान दे रहे थे। नेक्स्ट, 7वां एस एन मुखर्जी। एस एन मुखर्जी बहुत ही विद्वान थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं कहा कि इतने अच्छे योजनाकार और कानून को सरल शब्दों में, जो संविधान का प्रारूप था उस प्रारूप को कैसे सरल शब्दों में प्रस्तुत किया जाए, एस एन मुखर्जी की विद्वता का कोई सानी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शायद एस एन मुखर्जी ना होते तो प्रारूप को इतने सरल शब्दों में प्रस्तुत करना संभव न होता। तो ये कुछ ऐसे की पर्सन थे
जिनका कि संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान था। ओके, तो ये 7 लोग महती भूमिका में थे। अब हम बात करेंगे जिस समय संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा के सामने कौन से प्रमुख मुद्दे थे, किन प्रमुख मुद्दों को लेकर के गर्माहट हुई, लोगों के सामने चुनौतियां कौन सी थी। इन चुनौतियों और इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव रखा 13 दिसंबर 1946 को, तो उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, हम ऐसा संविधान बनाने चल रहे हैं जहां हमारा देश स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा, गणराज्य होगा। न्याय और समानता की बात की थी इन्होंने। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए रक्षात्मक प्राविधान, जो SC/ST के लोग थे, जो अल्पसंख्यक थे, उनके लिए सुरक्षा संविधान के द्वारा दी जाएगी। ये सारी बातें संविधान की प्रस्तावना में ही आ चुकी थी और इसलिए जब संविधान बनना चालू हुआ तो कई चुनौतियों के बीच संविधान सभा के सदस्यों को काम करना था, क्योंकि हर समाज के विभिन्न वर्गों के एक्सपेक्टेशन, लोगों की आकांक्षाएं अलग अलग थी और ये सारी चुनौतियां थी संविधान सभा के सामने कि सबकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो। लोग तरह तरह की मांग चाह रहे थे, जैसे ऑल इंडिया वर्णाश्रम स्वराज संघ कलकत्ता, वो कहता था कि जैसे प्राचीन समय में भारत में हिंदू धर्म के अनुसार देश का संचालन होता था, वैदिक रीत के आधार पर संविधान बनाया जाए जहां पर गौ हत्या पर रोक हो, बूचड़खानों पर प्रतिबंध हो, बूचड़खानों पर रोक हो, ठीक है, हिंदू राष्ट्र हो। ये किसकी मांग थी? ऑल इंडिया वर्णाश्रम स्वराज संघ कलकत्ता। इसी तरह जो भाषाई अल्पसंख्यक थे, वो चाह रहे थे कि उनको अपनी क्षेत्रीय भाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, हर राज्य के लोग अपनी अपनी भाषा में अभिव्यक्ति चाहते थे, वो अपने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन चाहते थे। तो भाषा के आधार पर राज्य और अपनी राज्य भाषा, इसमें अभिव्यक्ति चाहते थे। जो उस समय तथाकथित जो निचली जातियां थी, जो दलित जातियां थी, वो अपनी सुरक्षा चाहती थी। जो दलित जातियां थी वो सवर्णों के द्वारा जो उनके ऊपर अत्याचार होता था उस पर रोक लगाने की मांग कर रही थी कि उनके ऊपर ऐसे अत्याचार न हो। उनको विधानसभा, सरकारी नौकरियों, शिक्षा, इन सभी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। तो दलित जातियां अपनी सुरक्षा, राजनीतिक अधिकारों की मांग, आरक्षण की मांग ये कर रही थी। और जो ऐसे अल्पसंख्यक थे जैसे विजयनगर जिला शिक्षा संघ, सेंट्रल जूज बोर्ड, ये लोग अपनी सुरक्षा चाहते थे। सेंट्रल जूज बोर्ड, विजयनगर जिला शिक्षा संघ, ये चाह रहे थे कि उनको नौकरियों के साथ साथ
विधायिका में भी आरक्षण दिया जाए, जिससे कि उनका प्रतिनिधित्व राजनीति में रहे और वो अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सके। ओके, इसी तरह ज्योतिबा फुले जैसे महाराष्ट्र में थे, सामाजिक न्याय की मांग करते थे, आर्थिक न्याय की मांग कर रहे थे। जो दलित जातियां थी उनके लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की मांग ज्योतिबा फुले ने आवाज उठाई महाराष्ट्र में। जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थे वो मजदूरों और किसानों के हितों की बात कर रहे थे। कम्युनिस्ट और ऐसे सोशलिस्ट विचारधारा के लोग ये मजदूरों और किसानों के हितों की बात करते थे। तो इन सब चुनौतियों से संविधान सभा के सदस्यों को निपटना था, सबकी इच्छाओं को संतुष्ट करना था, सबको कन्विंस करना था। तो इस तरह से विभिन्न चुनौतियों के बीच अपना रास्ता इनको तय करना था। यही नहीं, उनके ऊपर आरोप और लग रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे पश्चिम बंगाल से सोमनाथ लाहिड़ी। जब संविधान बनने लगा तो सोमनाथ लाहिड़ी ने आरोप लगाया कि जो संविधान सभा है अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है और अंग्रेज अभी भारत में है। भाई, संविधान सभा का काम दिसंबर 1946 चालू हो गया था। अंग्रेज थे, भारत तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा कि अंग्रेज भारत में हैं और ये जो संविधान सभा काम कर रही है अंग्रेजों के इशारे पर काम कर रही है। संविधान सभा के ऊपर अंग्रेजों के अनुसार काम करने, नकल करने, इस प्रकार के आरोप भी लगे। पंडित नेहरू ने ऐसे आलोचकों को संतुष्ट भी किया। उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा है ये जनता के द्वारा चुन करके आए लोग हैं, इनके पीछे जनता की शक्ति है, वो जनता की इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर आए हैं और जनता उनको जितनी दूर ले जाना चाहेगी वो उतना दूर आगे जाएंगे। यद्यप सरकार है जरूर, सरकार ने उनकी शक्तियों को भी सीमित कर रखा है, लेकिन वो सरकार के, अंग्रेजी सरकार के इशारे पर काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह जब नकल का आरोप लगा तो उन्होंने संतुष्ट किया कि संसार के जो विभिन्न देशों के संविधान हैं उन्होंने दूसरे देशों की अच्छाइयों को लिया है, हम भी दूसरे देशों की अच्छाइयों को संविधान में ले रहे हैं, लेकिन ऐसी अच्छाइयों को हम भारतीय संदर्भ में, भारतीय समाज के अनुसार परिवर्तित करके संविधान में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसमें नकल करने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उस अच्छी चीज़ को हम अपने देश के अनुरूप कैसे बनाएं, उसको हम परिवर्तित करके ही लागू करेंगे। ऐसा नहीं कि उसका अक्षरशः नकल कर रहे हैं। और चुनौतियों के साथ साथ ऐसे लगने वाले आरोप, इनके बीच संविधान सभा के सदस्यों को काम करना था, जो काम उन्होंने प्रारंभ किया। अब आइए जो प्रमुख मुद्दे जिन पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ सदन में और अंत में बड़ी मुश्किल से सहमति बनी, उस पर चर्चा करते हैं। अब जब संविधान बनना चालू हुआ तो बात आई कि किसको अधिकार दिया जाए, नागरिकों के किस समूह को विशेष अधिकार दिया जाए, अल्पसंख्यक कौन है, उनके लिए क्या अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब मुद्दों पर चर्चा चालू हो गई। संविधान बनना चालू हुआ और जो पहला मुद्दा जिस पर सबसे ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई और शुरुआत में ही, वो मुद्दा था पृथक निर्वाचिका का। इसे आप समझ लीजिए, अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति के अंतर्गत उन्होंने 1909 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, मिंटो मार्ले सुधार, या जिसको हम कहते हैं 1909 का भारत सरकार अधिनियम। इसके द्वारा जो मुस्लिम थे उनके लिए सीटों का आरक्षण कर दिया था। जो विधायी परिषदें होती थी उन विधायी परिषदों में मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण धर्म के आधार पर कर दिया था।
या इसको हम कहें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति ये अंग्रेजों की देन थी। यद्यपि कांग्रेस ने उस समय इसका बहुत विरोध किया, लेकिन अंग्रेज इस पर सहमत नहीं हुए और वो सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व हो गई। धीरे धीरे ये फूट बढ़ती गई और इसका परिणाम देश के विभाजन के रूप में सामने आया। संविधान सभा की बैठक तो विभाजन से पहले चालू हो गई थी। 15 अगस्त को देश विभाजित भी हो गया, देश का विभाजन हो गया। जो अंग्रेजों ने बीज बोया था वो बीज एक वृक्ष के रूप में पनप गया और उसने देश का विभाजन करवा दिया। सांप्रदायिक दंगे हुए और बहुत बड़े पैमाने पर धन और जन की हानि हुई। जब स्थिति धीरे धीरे फिर नॉर्मल होना चालू हुई और उसके बाद संविधान सभा की बैठक चालू हुई, बैठक जैसे ही चालू हुई 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए। देखिए, धर्म के नाम पर देश का विभाजन हो गया था, जिसका कि परिणाम बड़े पैमाने पर दंगा, रक्तपात, खून खराबा ये देखने को मिला था। धर्म के नाम पर अलग देश बन गया। उसके बावजूद भी भारत में मुसलमान रह गए थे और बी पोकर बहादुर ने उन मुसलमानों के लिए मांग की कि उनके लिए संविधान के द्वारा पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने एक बड़ा लंबा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हम चाह करके भी अल्पसंख्यकों को समाप्त नहीं कर सकते। ये देश की सरकार का दायित्व है कि वो ऐसा माहौल पैदा करे जहां अल्पसंख्यक भी दूसरे लोगों के साथ, बहुसंख्यकों के साथ आराम से रह सकें, उनको उनके अधिकार मिलें और वो अपने अधिकार को प्राप्त कर सके। इसके लिए सरकार के द्वारा व्यवस्था होनी चाहिए। पोकर बहादुर को लगता था कि जो मुस्लिम हैं उनके हित मुस्लिम ही सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए विधायी परिषदों में उनके लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह उन्होंने पृथक निर्वाचिका की मांग की। क्योंकि देश ने अभी विभाजन देखा था, जख्म बिल्कुल हरे थे, लोगों की बड़ी तेज प्रतिक्रिया बी पोकर बहादुर के इस प्रस्ताव पर आई। बी पोकर बहादुर का जो प्रस्ताव था, इसके पीछे लोगों को दंगा, अराजकता, खून खराबा ये दिख रहा था, जो गृहयुद्ध जैसा वातावरण था उस समय। तो लोगों ने इसकी तीव्र निंदा की और बी पोकर बहादुर की निंदा करने वालों में से सबसे पहले थे संयुक्त प्रांत के सदस्य आर.वी. धुलेकर। आर.वी. धुलेकर ने कहा कि अंग्रेजों ने जानबूझ करके तुम्हें बहलाया फुसलाया, अब वो यहां से चले गए हैं, अब कोई तुम्हें बहलाने फुसलाने वाला नहीं है, अपनी इस मांग को यही दो। आर.वी. धुलेकर ने पोकर बहादुर को इन शब्दों में सुलझाया। सरदार पटेल जी ने कहा कि पृथक निर्वाचिका एक विष के समान है और ये विष हमारे देश की राजनीति में समा चुका है। उनकी राय थी कि पृथक निर्वाचिका की मांग ने देश में एक दूसरे को भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े करा दिए, रक्तपात कर दिया, देश का विभाजन करा दिया। अगर तुम देश में शांति चाहते हो तो इस मांग को अभी छोड़ दो। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में अगर पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था हो तो उसका आप उदाहरण दीजिए, हम आपकी बात को मान लेंगे। तो सरदार पटेल ने इसकी तुलना विष से की, विष के समान बताया। उन्होंने कहा एक ऐसा विषय जो देश के लिए विभाजनकारी है, देश में अशांति पैदा करने वाला था, जिसने कि भारत के टुकड़े करा दिए। नेक्स्ट, दूसरे अन्य सदस्य ने पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। उसमें से थे गोविंद बल्लभ पंत,
गोविंद बल्लभ पंत जी ने कहा कि ये एक बहुत खतरनाक मांग है। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि एक ऐसी मांग है जिसको अगर पूरा कर दिया गया तो मुसलमान बहुसंख्यक समाज से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और वो चाह करके भी एक नहीं हो पाएंगे। गोविंद बल्लभ पंत ने अपने संबोधन में कहा कि यद्यप हम पोकर बहादुर की इस बात से सहमत हैं कि अल्पसंख्यकों को उनके हित मिलने चाहिए, बहुसंख्यक समाज का यह दायित्व है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करें, उनका संरक्षण करें, उनके सामाजिक और आध्यात्मिक अधिकार उनको दिए जाएं, उनके विकास के लिए सरकार व्यवस्था करे जिससे कि वो भी बहुसंख्यक समाज के साथ अपना विकास कर सकें। लेकिन जो ये पृथक निर्वाचिका की मांग है उस मांग से हम सहमत नहीं। गोविंद बल्लभ पंत जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि हमारी ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम अपने आप को कभी नागरिक के रूप में नहीं रखते, हम अपने आप को समुदाय के रूप में, समुदाय के सदस्य के रूप में ज़्यादा रख करके सोचते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोगों को अधिकार है, सरकार उनके अधिकार देती है, सांस्कृतिक रीति रिवाजों को मनाने का अधिकार देती है, लेकिन राजनीति में उनका दायित्व है कि सभी लोग अपने आप को नागरिक के रूप में सोचें। उन्होंने कहा खंडित निष्ठा के लिए यहाँ स्थान नहीं है, हम एक नागरिक हैं देश के और राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद हमारा समाज और हमारा धर्म। तो उन्होंने कहा कि ये मांग जो पृथक निर्वाचिका की है ये बिल्कुल खतरनाक मांग है और इससे समाज में निष्ठा खंडित होने की संभावना है, ये मांग छोड़ देना चाहिए। बेगम एजाज रसूल ने, जो मुस्लिम थी, बेगम एजाज रसूल ने इसको आत्मघाती मांग बताया। उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचिका की जो मांग है मुसलमानों की, इससे वो हमेशा के लिए पृथक हो जाएंगे और जो बहुसंख्यक समाज है उनसे वो हमेशा के लिए कट जाएंगे, इसलिए उनको ये मांग तुरंत छोड़ देनी चाहिए। तो इस प्रकार बी पोकर बहादुर की जो पृथक निर्वाचिका की मांग थी उस पर 4 मुख्य लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, आर.बी. धुलेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत और बेगम एजाज रसूल। और इस तरह पृथक निर्वाचिका की जो मांग मुस्लिम्स के लिए थी उसको समाप्त किया गया। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में भाषा संबंधी विवाद और जातिगत आरक्षण, ये 2 बड़े मुद्दे थे, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया उस पर भी थोड़ा प्रकाश